हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स हवलदार। हवलदार। कहते हैं पैसे का भूत अगर सिर चढ़कर बोलने लगे तो उसकी गर्मी इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब पैसे वाले को सारी दुनिया अपनी जेब में रखी नजर आती है। हरे संजीव, यू आर ग्रेट ड्राइवर। पैसे के साथ साथ शराब के नशे में भी चूर ये रईस ज़्यादा इस बात को भूल गए थे कि जिस गति से वे जा रहे हैं वह किसी की जान भी ले सकती है। फड़ाक! ओ नो! उफ! आ! सड़क को रौंदती वह शानदार कार उस गरीब के सीने को रौंद गई थी। धड़ाक! राह चलते लोगों ने तुरंत ही कार को घेर लिया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, खींच कर बाहर निकालो इन हत्यारों को, ठहरो। उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर काले दामड़े अपनी पुलिस पार्टी के साथ आ पहुंचा है। पुलिस? पहली बार सही टाइम पर पहुंची है पुलिस। लेंगे, गिरफ्तार करो इन सबको। ओके, तुरंत ही इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। कृपया अब आप सब लोग हटिए यहाँ से, ताकि हम एक्सीडेंट के विषय में पूरी तरह छानबीन कर सकें। चलो भाई चलो। लोगों को संतुष्ट करके वहाँ से चलता कर गिरगिट की तरह रंग बदला इंस्पेक्टर दामड़े ने। पसीने से भर आए अपने चेहरे को पोंछ लीजिए मिस्टर संजीव वर्मा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मुझे जानते हो? यस, तुम दिल्ली के मशहूर हीरा व्यापारी कालीचंद वर्मा के बेटे हो। और ऐसे ही आदमी के बेटे और इसके दोस्तों के हाथ में हथकड़ी लगाऊंगा तो भगवान मुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। आपने इनकी हथकड़ियाँ क्यों खोल दी साहब? ये मुझे था। तामड़े कानून का नहीं, मुजरिम का दोस्त है। ये बात मैंने तुझे पहले ही समझाई थी, लेकिन बात तेरी समझ में नहीं आई, इसलिए यही नाम ले। जबकि दामड़े की बात समझने वाले इन सिपाहियों को उस रुपए में से आधा हिस्सा मिलेगा जो इस एक्सीडेंट केस को रफा दफा करने के लिए वर्मा साहब देंगे। क्यों वर्मा साहब? बिल्कुल। उसकी पहली किस्त तो मैं अभी यहीं तुम्हें दे देता हूँ। 100 के नोटों की ये गड्डी, 100 के करारे नोटों की वह गड्डी इंस्पेक्टर दामड़े के हाथों में पहुंची तो लेकिन थमी नहीं रही, क्योंकि चुम आ गोलियों की बौछार ने दामड़े के हाथों में इतनी ताकत ही नहीं छोड़ी थी कि नोटों की गड्डियों का वजन संभाल पाते। और गोलियों की वह बौछार छोड़ने वाला अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों का क्रोध और उसके हाथों में सख्ती से थमी मिनी गनों का रुख बता रहा था कि वह यहाँ उन भ्रष्ट पुलिस वालों का काल बनकर आया था। गिट गिट गिट। उन पांचों पुलिस वालों को जमीन पर गिराकर उसने अपनी गनों का रुख बाकी बचे उस पुलिस वाले की तरफ कर दिया। गिट गिट गिट। लेकिन इस बार गनों से निकली गोलियों का निशाना उस पुलिस वाले का जिस्म नहीं, पीछे खड़ी पुलिस जिप्सी के टायर और डीजल टैंक थे। और जैसे ही गोलियों ने उन्हें फोड़ा, वैसे ही ओ नहीं, डीजल टैंक और टायरों में गोलियां और रिवॉल्वर भरी हुई हैं। इन टायरों में छोटे बम। ओह! भय और हैरानी से आंखें फाड़ कर देखते उस पुलिस वाले को उसने ऊपर उठाया। और जैसे ही पुलिस वाले ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, वैसे ही उसका सारा भय उड़न छू हो गया। अ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये सारा असला और दुर्घटना करने वाली ये अपराधी पुलिस तक पहुंचने चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अरे, वह तो चल दिया। एक मिनट रुकिए, ज़रा अपना नाम तो बताते जाइए। हवलदार। हवलदार? हवलदार? हाँ, जिस सपाही को उस हत्यारे ने जिंदा छोड़ा उसे उसने अपना नाम हवलदार ही बताया था। हालांकि हवलदार नामक उस व्यक्ति ने जिन 5 पुलिस वालों की हत्या की वे सभी भ्रष्ट थे और अवैध हथियारों की सप्लाई में लिप्त थे, लेकिन फिर भी वह कानून की नज़र में हत्यारा है। पुलिस वालों के हथियार सप्लायर होने और उनकी हत्या के मामले ने इतना अधिक तूल पकड़ लिया है कि गृह मंत्री जी ने खुद फ़ोन करके मुझे उस हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मैं उसे जल्दी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कानून को हाथ में लेकर कानून की हिफाजत करने की कोशिश करने वाला यह हवलदार जो भी है, उसके पैरों में तो मैं जल्दी कानून की बेड़ियाँ डालूंगा ही, मगर साथ ही मुझे इसकी भी छानबीन करनी है कि इंस्पेक्टर डामड़े अवैध हथियारों की जो सप्लाई करता था उसके पीछे किसका हाथ है। तिरंगा जिस हाथ तक पहुंचने की सोच रहा था, वह कितने पहुंच गए थे ये तिरंगा नहीं जानता था। कौन था? कौन था वह हवलदार जिसने हमारा लाखों का माल तो पकड़वाया, बल्कि मेरे उन वफादार आदमियों को भी ख़त्म कर दिया, जिनकी वजह से कानून की रखवाली में रहकर भी हम गैर कानूनी काम कर रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान किया है उस हवलदार ने हमारा। उसकी बोटी बोटी करके कुत्ते के सामने डाल देंगे हम।
ऐसा ही होगा मंत्री साहब, लेकिन जिस पार्टी के पास पुलिस इंस्पेक्टर दामड़े के जरिए माल भेजा जा रहा था वह हाय तौबा मचा रही है। उनका कहना है कि अगर जल्दी माल उन तक नहीं पहुंचा तो वह हमसे डीलिंग बंद कर देंगे, और ऐसा होने का मतलब आप समझते हैं। समझता हूँ, सब समझता हूँ। हम बर्बाद हो जाएंगे। हथियारों की सप्लाई के धंधे में हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा अंकल। ज्वाला के होते ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ज्वाला खुद अपने हाथों से माल को पार्टी तक पहुंचाएगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ ज्वाला। मैं जानता हूँ तुम अपने पिता और मेरे पार्टनर चंद्रा की फांसी के बाद उनकी जगह लेने को बेताब हो, लेकिन अभी इसके लिए सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी तैयारी के साथ जुर्म की दुनिया में उतारना चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर इस दुनिया का हर नुमाइंदा सिर झुकाए और इस दुनिया का हर दुश्मन तुम्हारा नाम सुनकर थर थर काँप उठे। इसलिए तुम उस वक्त का इंतज़ार करो ज्वाला। रही उस पार्टी को माल पहुँचाने की बात, तो आज तक ये काम पुलिस ही करती आई है, आगे भी ये काम पुलिस ही करेगी। बस अब जरा काम करवाने का तरीका बदलना होगा। ज़रा गृह मंत्री जी को फ़ोन तो लगा चंद्रकांत। उनके एक गंभीर समस्या पर विचार विमर्श करना है। एक षड्यंत्रकारी दिमाग जो षड्यंत्र रच रहा था वह जल्द ही रंग लाया। एकाएक मंत्री त्रिपाठी जी के यहाँ इतनी पुलिस फोर्स को भिजवा दी। उनके बेटे राजा को एक आतंकवादी संगठन ने मारने की धमकी दी है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें बुलाया गया। आजकल इन आतंकवादी संगठनों ने नाक में दम कर रखा है। किसी को भी मारने की धमकी दे देते और हमारी समस्या बढ़ा देते। बाहर आतंकवादी संगठनों संगठनों को कोसा जा रहा था, जबकि अंदर कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। गृह मंत्री जी को आतंकवादी संगठन की धमकी वाली समस्या बताकर हमने उनसे पुलिस फोर्स को तुम्हारी सुपरविजन में भेजने की रिक्वेस्ट इसलिए की थी एएसपी चंद्रकांत, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम होने जा रहा है उसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। आपने मुझ पर जो विश्वास किया उसे मैं टूटने नहीं दूंगा मंत्री जी। लेकिन एक बात तो बताइए, गृह मंत्रालय आपकी हर बात को आसानी से कैसे मान लेता है? चलिए एमपी, 40 एमपी जिसके इशारे पर कठपुतली की तरह नाचते हों, उसकी बात कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता, समझे? समझा। गुड। इसी तरह हमारी बातें समझते रहोगे तो एएसपी ने कमिश्नर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब जाओ। ओके। मैं मंत्री जी के बेटे राजा के साथ उनकी कार में बैठूंगा। तुम सबको उस कार को घेर कर चलना है। ओके। तुरंत ही काफिला चल पड़ा। इसी के साथ एएसपी चंद्रकांत पर टिकी ये दो आंखें खून से भरती चली गई। काल एएसपी के सिर पर मंडरा रहा था, जो धीरे धीरे उस तक पहुंचने का रास्ता बना रहा था। मौत एएसपी के पास पहुंच रही थी और उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। हेलो ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर। इस आवाज़ को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये कमिश्नर साहब की आवाज़ है। वे मेरा ही कोड बोल रहे हैं, लेकिन वे मुझसे संपर्क क्यों करना चाहते हैं? कारण पता चला तो एएसपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो अभी अभी पकड़े गए एक आतंकवादी से पता चला है, जिस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ इस समय तुम हो। उसमें पुलिस की वर्दी में कई आतंकवादी शामिल हैं। उनका प्लान मौका पाते ही मंत्री त्रिपाठी के बेटे को मार देने का है। पकड़े गए आतंकवादी का कहना है कि एक आतंकवादी तो ठीक तुम्हारी कार के दाईं तरफ चल रहा है। उसने अपने चेहरे पर हेलमेट पहना रखा है। क्या तुम उसे देख पा रहे हो? शायद हाँ सर। ओह, इसका मतलब सूचना पक्की है। इसलिए तुम कार के नियंत्रण को पूरी तरह अपने हाथ में ले लो और इस काफिले से दूर भाग खड़े हो। लेकिन सर, सवाल जवाब करके टाइम खराब करने की कोशिश मत करो एएसपी मंत्री। मंत्री जी के बेटे की जान बचानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वही करो जो हम कह रहे हैं। सावधानी के तौर पर हम तुमसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जल्दी हम तुम्हें अगला आदेश देंगे, समझे? यस सर। इस बार एएसपी चंद्रकांत के शब्दों में जो आत्मविश्वास झलका, दूसरे ही पल उसका नज़ारा देखने को मिला। फड़ा! उफ! तीर की तेजी से उसने कार को सुरक्षा कर्मियों के घेरे से निकाला और तोप से छूटे गोले की तरह उसे वहां से लेकर भाग खड़ा हुआ। ये क्या कर रहे हो एसीपी? तुम चुपचाप बैठे रहो। और उस समय तो वह खुशी से चहक ही उठा जब उसने सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। मैं उसकी पहुंच से दूर निकल आया हूँ सर। गुड। गाड़ी को बाएं मोड़ दो और उसे सामने ही एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत के आंगन में लेकर पहुंचो। हम पुलिस फोर्स के साथ वहाँ खुद मौजूद हैं। ओके सर। अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन करता हुआ एसीपी कार को लेकर तुरंत ही एक निर्माणाधीन इमारत के पास पहुंच गया। मैं पहुंच गया हूं सर। मैं देख रहा हूं। कार से बाहर निकलो जल्दी। ओके सर। एएसपी एक झटके से कार से बाहर निकला। मैं कार से बाहर आ गया हूं सर, लेकिन मुझे आप कहीं नहीं दिख रहे। कहाँ हैं आप? तुम्हारे पीछे, जामुन के पेड़ पर। वायरलेस और उससे बंधा एक मिनी टेप रिकॉर्डर जिसमें कमिश्नर साहब की आवाज़ भरी हुई है। ओ नो, ओ नो! खतरा शब्द बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंधा,
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उफ! रेत के बोरे की तरह ऊपर खिसता चला गया था उसका शरीर। एसीपी! राजा ने उछलकर उसे रोकना चाहा तो चांद सितारे नाच गए उसकी आंखों के सामने। भड़ाक! आह! होश की दुनिया से उसका नाता टूट चुका था, जबकि उस निर्माणाधीन इमारत की छत पर मौजूद एसीपी चंद्रकांत का नाता इस दुनिया से ही टूटने जा रहा था। तो, तुम ही हो जिसने कमिश्नर साहब की आवाज़ में मुझे आदेश देकर मुझे यहाँ पहुँचने के लिए मजबूर किया। तो तुम हो कौन? तुम जैसे भ्रष्ट पुलिस वालों की मौत हूँ मैं, जिसका नाम है हवलदार। एसीपी के हलक से गूंजती हुए दर्दनाक चीखें जल्द ही हमेशा के लिए शांत हो जाने वाली थी, अगर वहाँ वह फरिश्ता ना पहुँचता। इंस्पेक्टर दामड़े के बारे में छानबीन करते हुए मैंने ये बात जानी थी कि गैर कानूनी हथियारों के काम में एसीपी भी शामिल था। इसलिए मेरा विचार था कि हवलदार नामक यह हत्यारा चंद्रकांत को भी अपना निशाना बनाएगा। इसलिए मैं एसीपी के पीछे लगा हुआ था। अब मैं इस हत्यारे को बचकर नहीं जाने दूंगा। फट! उफ! तिरंगा को दूर उछालकर हवलदार गुर्रा उठा। इस भ्रष्टाचारी को जीने का कोई हक नहीं, इसलिए तुम बीच में मत आओ। चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन मेरा मूड अकेले जाने का नहीं, तुम्हें साथ ले जाने का है। धड़ाक! तिरंगा के वार से दूर जा गिरा हवलदार फिर जिस तेजी से संभल कर तिरंगा तक पहुंचा वह चकित कर देने वाली थी। धड़ाक! उफ! फुर्ती में तो ये मेरा भी बाप है। और सिर्फ फुर्ती और तेज़ी नहीं, ये लड़ाई में अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा है। इसे अपने काबू में करने के लिए मुझे नाको चने चबाने होंगे। एक दूसरे को परास्त करने वाली तिरंगा और हवलदार की इस लड़ाई में अभी अभी होश में आया मंत्री का बेटा राजा भी शामिल होने जा रहा था। तिरंगा और हवलदार एक दूसरे से जूझे हुए हैं। किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है। अपने उन दोनों दुश्मनों को ख़त्म करने का एक सुनहरा मौका है मेरे पास, लेकिन चूंकि वे दोनों काफ़ी ऊंचाई पर हैं, इसलिए उन्हें ख़त्म करने के लिए मुझे उन गनों में से एक गन का इस्तेमाल करना होगा जो मेरी कार में गुप्त रूप से रखी हुई है। तुरंत ही इस गन से निकली गोलियां उन दोनों को छलनी कर देंगी। राजा के हाथ में थमी अत्याधुनिक गन से गोलियां तो निकली, लेकिन निशाना अचूक ना था। तर 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 तर! ओ उफ! दोनों एक झटके से हमलावर की तरफ पलटे। ओह! मंत्री के बेटे के हाथ में एक अत्याधुनिक गन है, जिसकी मदद से वह हमें निशाना बनाना चाहता है। और उस गन को उसके हाथ से छुड़ाना होगा। सिश! ठक! ढाल ने राजा के हाथों को घायल करके गन को उसके हाथों से गिरा दिया। अब उसके पास बचकर भाग जाने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वह भाग रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ूं इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे इस हत्यारे से जूझकर एसीपी चंद्रकांत की जान बचानी है। तिरंगा को अपना ध्यान बटाने का परिणाम भुगतना पड़ा, लेकिन वह कई सौ फीट ऊपर की ऊंचाई से नीचे आ गिरता उससे पहले ही हवलदार के पंजे को थाम कर लटका हुआ था तिरंगा। मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हवलदार, तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जो पंजा मेरे हाथ में है उसे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला। इसलिए अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझे ऊपर खींचकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, या मेरे साथ यहाँ से गिरकर यमराज के पास चलो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बोलो क्या कहते हो? जवाब में उसके होठों से नहीं, उसके हाथों ने हरकत की। जिस पंजे को तिरंगा के हाथ ने थाम रखा था उसमें लगे एक बटन को उसकी एक उंगली ने दबाया। इसी के साथ तिरंगा की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ओ नहीं, उसने तो अपने पंजे को ही अपने हाथ से अलग कर दिया, जिसके साथ मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। खुद तिरंगा को जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए वह एसीपी चंद्रकांत को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाया। भच! और एसीपी की मौत के साथ ही हवलदार का काम खत्म हो चुका था, जबकि इसी बीच तिरंगा मेरे पास बचने का एक ही मौका है, और वह है नीचे मौजूद वह बल्ली। मुझे वह मौका नहीं चूकना, क्योंकि उसके चूकने का एक ही मतलब है, मौत। उफ! आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी को मौत करने वाला बनने से बचा लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं एसीपी चंद्रकांत को हवलदार के हाथों से ना बचा सका। लेकिन हवलदार अब इस हत्या के खेल को ज़्यादा समय तक जारी नहीं रख सकता, क्योंकि आज की घटना ने मुझे बता दिया है कि मेरी उससे अगली मुलाकात कहाँ होगी। तिरंगा हवलदार के पास पहुंचने की सोच रहा था, और ये इससे दूर भागने की फिराक में थे। तिरंगा और हवलदार के सामने तुमने अपनी कार से वह गन निकालकर सारा खेल बिगाड़ दिया राजा। उनमें से कोई भी हथियारों की अवैध सप्लाई से तुम्हारा रिश्ता जोड़ सकता है। आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं। कल मैं राजा भैया को सुरक्षा दूंगी, जिसके रहते तिरंगा और हवलदार क्या हवा भी राजा भैया को नहीं छू पाएगी। मुझे सिर्फ राजा की नहीं, अपने राजनीतिक करियर की भी चिंता है ज्वाला। इसलिए इस समय सारी मुसीबतों का एक ही हल है कि राजा आज रात ही हमारे गोदाम में पड़े सारे माल के साथ एक चार्टर्ड प्लेन से सिंगापुर चला जाए। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। उसी रात, जब तक मामला पूरी तरह ठंडा ना हो जाए, तो मैं वापस नहीं लौटना।
इसकी वापसी की चिंता में अपना खून मत सुखाओ त्रिपाठी, क्योंकि ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। धड़ाक! तिरंगा। मेरा सोचना गलत निकला। हवलदार यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया, क्योंकि मेरे सामने अवैध हथियारों के वे सौदागर हैं जिन्होंने कभी भारत नगर में दंगा भड़काया था। तब तक तब तक तक अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। खत्म कर दो इसे। देश को बर्बाद करने के लिए बनाई गई ये गोलियां च्यूं च्यूं एक देशभक्त की परछाई को भी नहीं छू सकती। कई बार मेरे हाथों से बचा तिरंगा था। धड़ाक! आज इसे खत्म करके रहूंगा मैं। तुम तिरंगा के चक्कर में पड़कर अपना टाइम खराब मत करो राजा। तुम माल से भरे उस प्लेन को लेकर उड़ जाओ, तिरंगा को हम देख लेंगे। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। राजा ने तेजी से प्लेन की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वे प्लेन के पास पहुंचा वैसे ही वार करने वाला सामने आया तो घिग्गी बन गई राजा की। हवलदार तुम यहाँ? जवाब में सीधा हुआ हवलदार के हाथ का नुकीला पंजा, लेकिन वह पंजा राजा की छाती में दसकर उसके दिल की धड़कन बंद कर देता उससे पहले ही वह टांग बीच में आ गई। तुम्हारी इनसे और इनके काले धंधे से क्या दुश्मनी है ये तो मैं नहीं जानता हवलदार, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन्हें इनके गुनाहों की सज़ा तुम नहीं दे सकते। उसके लिए कानून है। धड़ाक! था! अदालत है। कानून और अदालत की बातों ने हवलदार की आंखों में और भी ज़्यादा नफरत और उसके वारों में और भी ज़्यादा तेजी भर दी थी। धड़ाक! उफ! एक दूसरे को बेबस करने के लिए अब बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो गए दोनों। इसी का भरपूर फायदा उठाया इन बाप बेटों ने। वे दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए। उफ! त्रिपाठी अपने बेटे राजा के साथ प्लेन लेकर यहाँ से भाग जाने की कोशिश में, और अपनी इस कोशिश में वो सफल भी हो जाएगा, क्योंकि मैं हवलदार के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। ओह! उनका प्लेन तो स्टार्ट होकर रनवे पर भाग खड़ा हुआ। अब इन्हें रोकना मुश्किल है, क्योंकि कुछ पलों में ही वे आकाश की ऊंचाइयों को नाप रहे होंगे। इसलिए मुझे हवलदार को छोड़कर उन्हें पकड़ना होगा। पूरी जान लगाकर प्लेन के पीछे भागा तिरंगा, लेकिन उसे प्लेन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस गगनभेदी धमाके ने प्लेन के साथ ही उसके सवारों के भी परखच्चे उड़ा दिए थे। भाग! हाथ मलने के सिवा कुछ ना कर सका तिरंगा। उफ! ये सब हवलदार का किया धरा था। उसने प्लेन में वह बम लगाया हुआ था जिसने मंत्री और उसके बेटे को मांस के लोथड़ों में बदल दिया। लेकिन कहाँ गया वह हवलदार? प्यों प्यों। हवलदार वहाँ कहीं नहीं था। वह तो बहुत पहले ही वहाँ से जा चुका था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जहर काटे जहर को। तब तक के लिए धन्यवाद।